नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2023 के जो पीक्यूआरएस बेस्ड सवाल हैं। टोटल 69 सवाल हैं और इस 69 सवाल में अभी तक हम लोग 30 सवाल पढ़ चुके हैं और मैंने हर चीज़ में आपको बताया है। 2-3 चीज़ों को मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आप बस छोटी बहुत चीज़ों को याद रखें कि ऑप्शन में आप रिपीटेशन ढूंढें। बस कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑप्शन में रिपीटेशन ढूंढनी है, पहली चीज़। प्रोनाउन ढूंढना है, दूसरी चीज़। किसके लिए आया है उसका जानकारी रखना है। तीसरा चीज मैंने बताया था कि यदि ए के बाद बी होगा, चाहे वो तुरंत हो, इमीडिएट हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इमीडिएट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ए के बाद यदि बी होगा तो ध्यान रखिएगा बी के बाद ये कभी नहीं होगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन ज़्यादातर एलिमिनेट कर पाओगे। समझो, अगर आप ये ढूंढ पाते हो कि भाई ए के बाद मेरा बी है तो आप ये चीज़ ढूंढ लेना। अभी सोच के चलना कि बी के बाद ये नहीं होगा, नहीं जहाँ भी आपको बी के बाद ये दिखेगा आप उसको सिरे से डिलीट कर देना। मतलब वो चीज़ आजू भी मत करना कि वो होगा भी एक आंसर मेरा। ठीक है, चलिए दोस्तों 30 नंबर 1 सवाल बनाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस को ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं, डिफरेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा मान नहीं सकता हूँ। अब मैं एक एक पॉइंट को पढ़ूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लिखा हुआ है बेनिफिशियरी मे ओपन एन अकाउंट विथ नो बैलेंस। अगर मैं डी ऑप्शन में चलूँ कि मे ओपन एन अकाउंट विथ नो बैलेंस, तो कहाँ सवाल बनता है, कहाँ पे नो बैलेंस का अकाउंट वो खोल सकते हैं। तो लिटरली यहाँ पर क्या है, एक लिंकिंग दिख रहा है मेरे को कि कहीं तो ये ना लिंक कर रहा है। लिंक कर रहा है मतलब क्या होगा कि ये शुरुआत का तो हो नहीं सकता। अगर बोल रहा है कि नो बैलेंस में अकाउंट खोल सकते हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जनधन योजना में जो है वो उसके बारे में चर्चा कर रहा होगा। अब देखिए बी में भी जनधन योजना की चर्चा है, सी में भी जनधन योजना की चर्चा है। अब अगर मैं सी देखकर चलूँ, अंडर द एक्रोनिम JAM, मतलब जनधन योजना के बारे में बोला गया है। आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एंड मोबाइल टेली कम्युनिकेशन, मतलब JAM एक एक्रोनिम बोला गया, जे से जनधन, ए से आधार और M से मोबाइल। इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ सोशल रिवोल्यूशन। अगर मैं ये पॉइंट ध्यान दूँ ना, सी नंबर, ठीक है, तो ये दिखता है कि ये मेरा सब्जेक्ट लाइन हो सकता है। ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट लाइन हो सकता है। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट लाइन हो सकता है, इंडिपेंडेंट लाइन हो सकता है। मैंने क्या बोला, डी शुरू होगा नहीं। सी क्या है आपका, JAM से एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया और इसी का एक्सटेंशन आपको बी में मिल जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एक चीज़ मैं और ध्यान दूँ कि यहाँ पर जनधन योजना को सिर्फ बताया गया लेकिन इसको डिफाइन किया गया है बी में। ठीक है, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि सी के बाद बी होगा लेकिन बी के बाद सी नहीं होगा। सिंपल। अब इमीडिएट होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं। तो अगर मैं बोलूँ बी के बाद सी नहीं होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि सी क्या है, पहले शब्द लाया और उसका डिफिनेशन बी में लाया गया, मतलब सी के बाद बी होगा, मतलब इमीडिएट होगा हमको पर नहीं पता लेकिन होगा, लेकिन बी के बाद सी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए भी कट गया। आपके सामने क्या बचा, सिर्फ सेकंड नंबर, यानी आपका सिर्फ यही आंसर हो जाएगा। यानी आप समझ गए यहाँ से क्या है, बेसिक चीज़ मैंने आपको बताया कि ABCD में बस मैंने यही चीज़ ढूंढने की कोशिश की और वो आपके सामने बन गया। यहाँ पर भी देखिए सी रिपीटेशन है, मतलब 3 या 4 में से कोई एक आंसर हो सकता है। देखिए कंफर्म नहीं है वही होगा लेकिन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है, अगर मैं सी नंबर को शुरुआत मानकर चलूँ, लिखा हुआ है टाइटैनिक इज एन अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म रिलीज इन 1997। तो ये मेरा दिखता है कि एक सब्जेक्ट लाइन मेरा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टोरी। अब कौन सा है पता नहीं। अब देखिए द फिल्म लिखा हुआ है, कौन सा फिल्म, कोई जानकारी नहीं है, मतलब बी से शुरू नहीं होगा। इट सेंटर्स, इट कौन, पता नहीं, ये नहीं होगा। मतलब हम समझ गए कि ये भी तो नहीं होगा, मतलब 3 या 4 में से कोई एक होगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ टाइटैनिक इज एन अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म रिलीज्ड इन 1997। अब उसके बाद लिखा हुआ ऑप्शन देखिएगा, सी के बाद या तो ये हो सकता है या डी हो सकता है, या तो ये हो सकता है या डी हो सकता है। लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द, अब डी नंबर देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टोरी इज देन टोल्ड इन फ्लैशबैक एज द प्रोटागोनिस्ट रिकाउंट्स द टाइटैनिक फेटफुल 1912 वॉयज और इट सेंटर्स ऑन द सिंकिंग ऑफ द RMS टाइटैनिक। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा समझने में कि ये हम माने कि डी माने, है ना। चलिए यदि इस तरह कंफ्यूजन है ना तो एक और ऑप्शन पढ़ते हैं, बी नंबर। द फिल्म प्रूव्ड इमेंसली पॉपुलर होल्डिंग ऑल द टाइम बॉक्स ऑफिस ग्रोस रिकॉर्ड फॉर मोर देन ए डिकेड आफ्टर इट्स रिलीज। कि रिलीज होने के बाद भी ये कई सालों तक टॉप पे रही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप देखिए कि बी आपको लास्ट में रखा गया है ना। यानी मेरे पास सामने बस सी और बी होगा, बस मुझे सोचना है कि ए और डी में से कौन सा होगा, बस इतना है। देखिए कोई लिंकिंग नहीं है, एक्चुअली कोई लिंकिंग नहीं है, बस ये कहानी नॉर्मल है ना। लिखा हुआ अगर आप ध्यान से देखो
सी क्या है, एक अमेरिकन फिल्म है और इट सेंटर्स, यहीं से ये आंसर निकल जाएगा, है ना। इट सेंटर ऑन द सिंकिंग ऑफ आरएमएस टाइटैनिक। मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टोरी इज देन टोल्ड इन फ्लैशबैक एज द प्रोटोगोनिस्ट रिकाउंट्स द टाइटैनिक फेटफुल 1912 में। ठीक है, कि 1912 में भी जो टाइटैनिक का डूबना हुआ था, है ना, तो उसकी चर्चा आपको जो है बोली गई है। तो यहाँ पर क्या है कि टाइटैनिक एक फिल्म है, उसकी चर्चा 1912 में है ऐसा नहीं है। इट्स सेंटर्स ऑन द सिंकिंग ऑफ आरएमएस टाइटैनिक। ठीक है, तो सी ए डी बी आपका एक सही आंसर होगा। ठीक है, कि यहाँ पे फिल्म की चर्चा हुई और इसको डिफाइन किया गया इसमें, और उससे रिलेटेड स्टोरी यहाँ पे बताया गया है। 33 नंबर। अब यहाँ पर देखिए सारा ऑप्शन अलग है, नहीं डी ऑप्शन रिपीटेशन है। अब लिखा हुआ है टू ऐड टू दिस, अब किस में ऐड करना है नहीं पता, मतलब डी तो नहीं होगा, ये कैंसिल कर दीजिए, दो ऑप्शन। अब बचा या तो ये शुरू हो जाएगा या सी शुरू हो जाएगा। अब लिखा हुआ है कि यदि मैं सी और ये में देखूं तो ड्यू टू टाइट डेडलाइंस फॉर डिलीवरी एंड इंक्रीज फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स मेनी एम्प्लॉयज आर अनेबल टू एंजॉय ए प्रॉपर वर्क लाइफ। ठीक है, और सी नंबर बड़ी इन टूडेज लाइफ फास्ट मूविंग वर्ल्ड मेनी यंग प्रोफेशनल आर वल्नरेबल टू स्ट्रेस। देखिए एक जनरल सेंटेंस में दिखता है हमको यहाँ, ना, कि टूडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड है कि मेनी यंगस्टर जो प्रोफेशनल है आर वल्नरेबल टू स्ट्रेस, कि आने स्ट्रेस में वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना लिखा हुआ है टू ऐड टू दिस द करेंट इकोनॉमी हैज इम्पैक्टेड मैनी कंपनीज revenues and profits which in effect have put many job at risk resulting in the frequency of counseling support and guidance going up significantly। अब से टू ऐड टू दिस, यहाँ पर एक लिंकिंग मेरे को दिया हुआ है कि क्या क्या ऐड करने के बारे में बोल रहा है, समझ में आता है ना, क्या ऐड कर रहा है। अब देखिए ये एक तरह से आप इस पूरा को पढ़िए, दिख रहा है कि स्ट्रेस का इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेस का इफेक्ट, है ना, कि स्ट्रेस के कारण क्या क्या हो रहा है, कि जॉब रिस्क पे पड़ रहे हैं, है ना, लोगों को गाइडेंस लेना पड़ रहा है। अब ये नंबर में देखिए ड्यू टू टाइट डेडलाइंस ऑफ डिलीवरी एंड इंक्रीज फोकस परफॉर्मेंस आउटकम मेनी एम्प्लॉयज आर अनेबल टू एंजॉय अ प्रॉपर वर्क लाइफ, है ना। यानी यहीं के बाद दिख रहा है कि डी नंबर की टू ऐड टू दिस, कि लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, पहली चीज, और दूसरा उनका जॉब जो है क्या है वो खतरे में है। यानी ये दिखता है कि ये के बाद डी होगा, डी के बाद ये नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं इमीडिएट, ए के बाद डी होगा, डी के बाद ये नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए कि अब यहाँ से यार ये दोनों में भी सेम कंडीशन है, मैं वो भी ट्रिक जो है सोचा था लेकिन सोच नहीं पाया, लेकिन मैं इमीडिएट सोच सकता हूँ, है ना, कि टू ऐड टू दिस यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि जरूर इमीडिएट होगा तभी ये संभव है ना। किसे बोलते हैं ना कि बुरा तो हुआ, उससे भी ज्यादा बुरा ये हो गया कि जो है कुछ और हो गया, समझो। तो मतलब क्या इमीडिएट पैटर्न दिखता है इसे, ए के बाद डी, तानी आप इसका थर्ड नंबर ही सही होगा। देखिए एक चीज और तरीका सोच सकते थे कि यहाँ पर क्या स्ट्रेस को देखिए, स्ट्रेस को इमनेट आउट ऑफ वेरियस सिचुएशन सच एज लाइफ स्टाइल हेल्थ, यहाँ पर यहाँ क्या स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है, सिंपली स्ट्रेस को डिफाइन किया गया। और यहाँ सी नंबर में देखिएगा स्ट्रेस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, यानी आप समझ सकते हो कि पहले इंट्रोडक्शन हुआ सी से और फिर इसको डिफाइन किया गया बी से, यानी सी के बाद बी होगा, बी के बाद सी नहीं होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि सी के बाद बी यदि होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा। सवाल समझिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द नेक्स्ट ईयर, किसके नेक्स्ट ईयर नहीं पता है, मतलब डी नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो दो ऑप्शन आता है कि ये दोनों में से कौन आंसर होगा, ठीक है, 3 और 4 में से। तो अगर मैं तीन सी नंबर देखूँ तो यहाँ पर फ्लेमिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे फ्लेमिंग ही लिखा हुआ है, मतलब ही कौन है यहाँ पे थोड़ा तो डाउट है, लेकिन सी नंबर में कोई डाउट नहीं है। सी नंबर में सीधा बोल रहा है कि वो फेमस हो गया एज ए साइंटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, सी नंबर 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सी ए बी डी, यहाँ पर जो ही है वो फ्लेमिंग के लिए आया है ना, यानी सी के बाद ये होगा कि उसको फेमस हो गया, एनी जो ही वाज ऑनर्ड विद इतना एंड नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल, यानी सी ए डी बी तुरंत हो जाएगा, यानी ये सी डी बी ये आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़िए चारों का चारों ऑप्शन अलग है, चारों का चारों ऑप्शन क्या है, अलग है, एक भी सिमिलरिटी नहीं है। अब मैं यहाँ डी नंबर में देखूँ लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, मतलब ये डी शुरू में तो नहीं होगा, शुरुआती लाइन नहीं होगा। अब नेक्स्ट ईयर लिखा किसके नेक्स्ट ईयर, 1944 का होगा, इसके सिवा तो कोई और डेट दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि कोई भी और डेट मेंशन किया होगा 1944, यानी ये दिखता है कि ये के बाद डी होगा। ठीक है, और जब ये नेक्स्ट ईयर लिखा होता है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तत्काल या इमीडिएट कुछ दिखाता है, लेकिन जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, ये डाउटफुल होता है ना। आप ऐसा सोच के मत चलिए कि नेक्स्ट ईयर बोला है, हो सकता है कुछ एक्सप्लेनेशन बीच में दिया हो गया होगा, यानी ये के बाद डी होगा, ये तो श्योर है, मतलब ये समझ गया कि ये तो गलत होने वाला है। यानी या तो आपके सामने 3 नंबर सही होगा या 4 नंबर सही, अब ये दोनों में से कोई आपको एक चुनना है। ठीक है,
देखिए लिखा हुआ है कि अ, अच्छा ये और डी के बीच में कुछ आ सकता है कि नहीं आ सकता है, वो ये नंबर आ सकता है कि एक ओनर ये रिसीव किया, हो सकता है ये ओनर की चर्चा होगा या ये ओनर की चर्चा होगा, तो नहीं कर सकते। अब ये नंबर में देखिएगा लिखा हुआ है ही वॉज ऑनर्ड बाय किंग जॉर्ज विथ ए नाइटहुड एंड बिकम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, यानी किसी को नाइटहुड मिल जाता था तो उसको सर लगा दिया जाता था उसके नाम से पहले। तो यहाँ ही किसके लिए आया है वो भी डाउटफुल है। ठीक है, यानी ही तब ना आया होगा जब उसके पहले उस नाम की चर्चा हुई होगी, है ना, समझे। यानी पहले नेम इंट्रोड्यूस हुआ होगा और उसके लिए बाद में ही आया होगा, नॉर्मल थिंकिंग है। इसका मतलब हुआ कि सी नंबर में देखिए फ्लेमिंग की चर्चा है कि वो ओवरनाइट साइंटिस्ट बन गया एंड उसको फिर ऑनर किया गया। यानी यदि मैं यही दोनों ऑप्शन से लेकर चलूँ तो ही किसके लिए, फ्लेमिंग के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, 4 नंबर आपका सही होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ही किसके लिए आया है, इसकी इंट्रोडक्शन पहले सी में की गई है, इसलिए सी पहले आया। तो अगर मैं देखूँ द लेड, कौन सा लेड की चर्चा की गई है, कंफर्म नहीं है ना। कौन से लीड की चर्चा की, यानी कुछ बच्चे की चर्चा की गई है, कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। यानी आप ये सीरीज से काट सकते हैं इसको, है ना। द लीड, ही वाज ओनली, देखिए ही भी किसके लिए नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है ना। इस पूरे लाइन को दिया पढ़ लो तो सब्जेक्ट लाइन का पता चलता ही नहीं है कि यहाँ सब्जेक्ट कुछ हो सकता है। यानी फिक्स हो गया कि ये मेरा शुरुआत होगा। यानी आप पढ़ते हैं इट वाज द नाइट बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर हिज कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब होता है राज्यरोहण, मतलब राजा का पद मिलना। द यंग किंग वाज सिटिंग अलोन इन द ब्यूटीफुल चैम्बर। ये अपने चैम्बर में जो है मतलब एक रात पहले आराम से बैठ रहा था। ठीक है, यानी ये शुरू होगा। अब या तो ये के बाद डी होगा या सी होगा। अब लिखा हुआ है द लेड। अब देखिए यहाँ से ये के बाद यदि आप सी पढ़ोगे ना तो आपको कोई भी लिंकिंग नहीं मिलेगा कि एक लड़का था जो कल चैम्बर में होने वाला था और उसके पहले लिखा हुआ है कुछ कि वो 16 एज में था, वाज नॉट सॉरी एट देयर डिपार्चर, हैड फ्लंग हिमसेल्फ विद, मतलब कोई लिंक नहीं बन रहा है। अगर आप भाई ए के बाद डी पढ़ोगे ना तो इसमें लिखा हुआ है कि कल उसका कोरोनेशन होने वाला है और हिज कोर्टियर्स हैड ऑल टेकन देयर लीव ऑफ हिम। ठीक है, यानी उसके जितने भी दरबारी थे वो सब क्या उसको अकेले छोड़ के चले जा चुके थे। देखिए वो चैंडर में अलोन बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, हेड लिखा हुआ है। मतलब देखिए हेड मतलब क्या था, पास्ट ऑफ पास्ट के लिए आता है ना, पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हेड आता है। मतलब समझिए कि वो अपने चैम्बर में अलग बैठा हुआ है, उसके जो दरबारी थे सब उसको अकेले छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, बोविंग दियर हेड टू द ग्राउंड। एक होता है ना कि राजा जब होता है तो उसको बोला जाता, जब समारोह समाप्त हो जाता है तो दरबारी लोग सर झुकाकर चले जाते हैं। तो वही है कि यहाँ से दिख रहा है कि ए के बाद सी का कोई लिंकिंग नहीं, लेकिन ए के बाद डी का लिंकिंग हमको मिल रहा है। अरे समझ में भी आ रहा है, तानी ए के बाद डी आंसर सही होगा आपका, यही सही होगा, ये गलत हो जाएगा। अब समझिए कि मैंने तो पूरा तो पढ़ा भी नहीं। ठीक है, मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि ये सही हो सकता है। देखिए देखिए अगर मैं, यदि आप इसको इसमें भी डाउट होता है ना तो आप सी के बाद बी को लिंक करने की कोशिश कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए लिखा हुआ है कि 16 ईयर ऑफ एज था, वाज नॉट सॉरी एट देयर डिपार्चर एंड हैड फ्लंग, फंस गया था बैक विद अ डीप साइट ऑफ रिफिल ऑन द सॉफ्ट कुशन ऑफ हिज एम्ब्रॉयडर्ड कोच, लाइक देयर वाइल्ड आइज एंड ओपन माउथ लाइक ए ब्राउन वुडलैंड फाउना एंड सम यंग एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट न्यूली स्नेयर्ड बाय द हंटर्स एंड इंडीड इट वाज द हंटर हु हैड फाउंड हिम। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ फॉरेस्ट में कोई हंटर उसके देख रहे थे एंड इट वाज द हंटर हु फाउंड हिम कमिंग अपॉन हिम ऑलमोस्ट। देखिए फालतू लग रहा मेरे को पढ़ने में, तो जो है यही एक आंसर ठीक बन रहा है कि कल उसका कोरोनेशन होने वाला है और उसके दरबारी उसको छोड़ के जा चुके हैं। बस यहीं तक एक लिंक मेरा अच्छा बन रहा है, बाकी आप सी के बाद बी लिंक कर सकते हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, ये 37 नंबर भी डिस्कस हो चुका है। 38 नंबर सवाल देखते हैं। ये अच्छा सवाल है। आपको यहाँ सी रिपीटेशन दिख रहा है, मतलब क्या हो सकता है, 2 या 3 में से कोई एक आंसर हो सकता है। मतलब सी रिपीटेशन पहले सी भी कोई पढ़े। गिविंग सुदेश एज इंडिविजुअल विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय, कोई लिंक नहीं बन रहा है ना, कोई लिंक नहीं बन रहा कि गिविंग सुदेश किसको सूद करना है, मतलब शांत करना है, संभावना देना है विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय, कोई लिंक हमको यहाँ दिख नहीं रहा है। अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं। ट्री गिव्स फ्लावर फ्रूट एंड वुड, वाटर गिव्स इटसेल्फ अवे फॉर आवर एग्रीकल्चर एंड अदर ट्रीज। ये दोनों देने की बात बोल रहा है। मतलब यहाँ से यदि मैं थोड़ा दिमाग लगाकर सोचूं ना तो मेरे को मन करता है कि ये भी कहीं ना कहीं साथ में ही आने वाले हैं। ठीक है, कि राम ये दिया, श्याम ये दिया। एक
जनरल व्यू है कि ये दिया ये वो दिया, तो ये दोनों देने वाला जो सेंसेस जरूर सेंटेंस में साथ में कि ट्रीज फ्लावर फ्रूट देता है, वाटर जो अपने आप को खेतों के लिए और अदर यूज के लिए देता है, मतलब ये भी क्या है कहीं ना कहीं साथ हमको दे रहा है फीचर्स। तो अगर मैं ये मानकर चलूँ तो ये नहीं होगा प्रैक्टिकली, यदि मैं बोलूँ, या फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी एक लिंकिंग मेरा दी मैं 100% सोच कर चलूँ तो ये मेरा थर्ड नंबर का कहीं का नहीं ऑप्शन बन रहा है कि थर्ड नंबर मेरा सही हो सकता है। देखिए कई बार मैं क्या होता है ना कि मैं आपको ऑप्शन छांटना सिखाता हूँ, मैं आपको ऑप्शन हटाना सिखाता हूँ, और जब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो तो आपके सामने यदि एक ऑप्शन बचता है तो आप एक बार ना उसको पढ़ो, वो चारों ऑप्शन को पढ़ो कि क्या हर लाइन एक दूसरे से लिंक मिल रहा है, क्या कहीं कोई छूट तो नहीं रहा, क्या कोई इसी के लिए कोई प्रोनाउन वगैरह छूट तो नहीं रहा। एक बार पढ़ो, मैं जो लिंकिंग दे रहा हूँ सिर्फ लिंक दे रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यदि देखूँ कि ये मेरा थर्ड नंबर बन रहा है तो हो सकता है कि थर्ड नंबर सही, ऊपर मैं चेक करूंगा गिविंग सूदेज एज एन इंडिविजुअल, कि एक किसी व्यक्ति को सांत्वना देना है, शांति देना विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय, ठीक है, कि किसी को सुख शांति देना, कि क्या है एकदम खुशी से किसी को सांत्वना देना, शांत करना, ठीक है। अनकंडीशनल गिविंग है ना, अनकंडीशनल गिविंग इज ए नेचुरल प्रिंसिपल। अब देखिए डी हो सकता था कि ये शुरुआती लाइन हो जाए, लेकिन डी कहीं नहीं है ना, डी कहीं नहीं है, ए भी मेरा नजदीक में होगा। और कुछ भी ऐसा पढ़ के ले, अंडरस्टैंड गिव इज एन नेचुरल प्रिंसिपल एविडेंट एवरीवेयर इन नेचर विच गिव अस सॉलिड लिक्विड एंड मिनरल्स, ठीक है। अगर आप डी नंबर पढ़ो ना तो डी नंबर में लिखा हुआ है कि जो भी होता है कि नेचर में जो भी चीज़ें सब देने के लिए बने हैं, अनकंडीशनल गिविंग है, मतलब कोई कंडीशन नहीं होता लेने देने के लिए। विच गिव अस सॉलिड लिक्विड एंड मिनरल, तो अब यही सॉलिड क्या देता है, पेड़ देता है, लिक्विड क्या देता है, वाटर देता है ना। आनी दिख रहा है कि डी के बाद का ए और बी होगा, है ना, तो ये यही बन रहा है वो सेंस, है ना। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, सीधे यही मारना है। जब दो लिंकिंग से आपको एक चीज़ मिल जाती है तो मतलब वही सही होने वाला और कुछ भी सही नहीं होने वाला है। यहाँ पर भी देखिए सारा ऑप्शन अलग है, लेकिन ये ऑप्शन का रिप्लाई मतलब ये के चार में से कोई हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए लिखा हुआ है द मोस्ट इसेंशियल थिंग आई लर्न फ्रॉम रेडी नाउ। अब आई कौन है नहीं पता, मतलब ये शुरू नहीं हो सकता है ना। अब देखिए द इंस्ट्रक्शंस, कौन सा इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू निकोला वाज इंस्पायरिंग एंड कंफर्म हर कैपेसिटी टू लीव इफेक्टिव। अब कौन सा इंस्ट्रक्शन पता नहीं, मतलब बी भी नहीं होगा। आई फिर से प्रोनाउन है, नहीं होगा। व्हेन आई हियर्ड अबाउट द, मतलब इसमें भी मतलब ये दिख ही नहीं रहा कि सब्जेक्ट लाइन कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं बीच से उठा लिया गया है ना, बीच से सेंटेंस आ गया है। तो बस आपको अब क्या लिंक करना है कि कौन सा आंसर होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा। ये लिखा हुआ है, अब मैं कोई भी पढ़ता हूँ द इंस्ट्रक्शंस, अब कोई इंस्ट्रक्शंस की चर्चा है, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू निकोला वाज इंस्पायरिंग था एंड कंफर्म हर कैपेसिटी टू लिव इफेक्टिवली विथ ए डिसेबिलिटी। यानी निकोला के पास कोई डिसेबिलिटी थी और वो जो इंस्ट्रक्शंस दिया ना उससे वो इंस्पायरिंग था। अब निकोला कौन सा इंस्ट्रक्शंस दिया वो देखने की जरूरत है, ठीक है। आई मेड श्योर आई हैड ए जनरेटर, व्हील चेयर बैटरीज एंड एटलीस्ट ए वीक्स वर्थ ऑफ फूड वाटर एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस। हो सकता है कि ये एक इंस्ट्रक्शंस होगा, है ना, ठीक है। लिखा हुआ है व्हेन आई हियर्ड अबाउट द इम्पेंडिंग स्नोस्टॉर्म, देखिए ध्यान से यहीं से अब बन जाएगा, है ना, कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई मेड श्योर आई हैड ए जनरेटर, व्हील चेयर बैटरीज एंड एटलीस्ट या वीक ऑर्थ ऑफ फूड वाटर एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, कि वो तो विकलांग था, उसके पास एक वो श्योर किया कि उसके पास एक जनरेटर हो, व्हील चेयर बैटरी जो, और एक महीने एक वीक तक चलने के लिए राशन पानी हो। अब ये क्यों जुगाड़ कर रहा है, सवाल बनता है ना, क्यों वो चाहता है कि ये सियोरिटी क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इम्पेंडिंग स्नो स्टॉर्म आने वाला है। आनी ये क्या है, स्नो मतलब क्या, बर्फबारी बोल सकते हो, कि एक ऐसी बर्फबारी आने वाली है। आई ईमेल्ड ऑल माई केयर गिवर्स टू सी हु लिव्ड नियर बाय एंड वुड बी एक्सेसिबल, कि उसको सुन व्हेन आई हियर्ड, अब देखिए वो सुना है ना, व्हेन आई हियर्ड मतलब यहाँ क्या निकोला के बारे में बोल रहा होगा, है ना, ये क्या निकोला के बारे में बोल रहा होगा कि निकोला सुना कि एक स्नो स्टॉर्म आने वाला है, तो क्या किया अपने सारे रिलेटिव को बता दिया। सी नंबर में लिखा वो श्योर किया कि उसके पास जनरेटर वगैरह हो, है ना। ये नंबर पढ़िए द मोस्ट इसेंशियल थिंग आई लर्न फ्रॉम रेडी नाउ वाज द नीड ऑफ हैविंग ए बैकअप प्लान इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, सी स्टेटेड, ठीक है, ठीक है। यानी वो बोलती है कि एक बैकअप प्लान होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर देखिए डी नंबर का ना कोई लिंकिंग नहीं मिल रहा है। ये नंबर से यदि मैं मानूं कि ये नंबर आपका, डी नंबर तो शुरुआत तो है ही नहीं, सी नंबर क्या है,
शुरुआत नहीं हो सकता कि आई मेड श्योर आई हैड ए, क्यों श्योर किया कि उसके पास जरूरत है। यहाँ दिखता है कि एक स्नो स्टोर मारने वाला था इसलिए वो श्योर किया, मतलब सी नंबर शुरू नहीं होगा, है ना। अब ध्यान से देखिए बी नंबर, द इंस्ट्रक्शंस, अब कौन से इंस्ट्रक्शंस की चर्चा है ये कंफर्म नहीं है, मतलब बी भी शुरू में नहीं होगा, ठीक है। यानी किस इंस्ट्रक्शंस की चर्चा पता नहीं है। इस पूरे चारों लाइन पढ़ने से पता चल रहा है कि एक स्नो स्टॉर्म आने वाला है, जो निकोला है वो विकलांग है और वो क्या कर रही है, एक सप्ताह के लिए अपनी सारी चीजें तैयार। द मोस्ट एसेंशियल थिंग आई लर्न फ्रॉम रेडी नाउ वाज द नीड ऑफ हैविंग ए बैकअप प्लान इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, सी स्टेटेड, ठीक है। मतलब वो एक रेडी ना यानी एक बैकअप प्लान बनाकर बैठा हुआ है किसी इमरजेंसी कंडीशन के लिए। वो बैकअप प्लान क्या है इसका आप समझिएगा, ठीक है। वो बैकअप प्लान क्या है कि आई मेड श्योर आई हैड ए जनरेटर व्हील चेयर बैटरी एटलीस्ट या वीक। देखिए यहाँ पर जो है ना कि या तो हो सकता है कि डी के बाद सी हो, है ना, कि एक स्नो स्टॉर्म आने वाला है उसके लिए वो ये सब जुगाड़ कर रहा हो, या फिर ये नंबर में क्या हो कि चूंकि वो विकलांग है इसलिए वो अपना एक बैकअप प्लान हमेशा बना के रखता है, विकलांग है इसलिए हमेशा एक बैकअप प्लान बना के रखता है, यानी ये के बाद सी हो, दोनों हो सकता है। यानी डी नंबर में ऐसा हो सकता है कि एक स्नो स्टॉर्म आने वाला है, उसको पता चला कि स्नो स्टॉर्म आएगा, उसके लिए वो सारी चीज़ें जुगाड़ करके रखा है सी नंबर में। ये नंबर में लिखा हुआ है कि उसको लग रहा है कि कुछ इमरजेंसी में जरूरत ना पड़ जाए इसलिए एक बैकअप प्लान के लिए रूप में वो संभाल के रखा है। यानी ये के बाद सी भी हो सकता है, डी के बाद सी भी हो सकता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो गया है कि आप जो है वो डी के बाद सी वाला मानिएगा, ये मानिएगा, या ये के बाद सी वाला मानिएगा। यानी ये दोनों ऑप्शन में आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर गया है, ठीक है। लेकिन अब ढूंढना है हमको सब्जेक्ट लाइन। अगर मैं ये मानूं कि यदि यहाँ दोनों देखकर लग रहा है कि ये मेरा शुरुआत है, यानी ये मेरा शुरुआत है, तो अब ये के बाद सी होगा कि नहीं होगा, ये के बाद सी होगा कि ये के बाद डी होगा, ठीक है। अब देखिए ए के बाद डी, एक मेरे को लग रहा है कि ये के बाद डी होगा कि एक बैकअप प्लान ऑफ एन इमरजेंसी। डी में है कि वो जो है हियर्ड अबाउट द कि ये सुनता है फिर ये प्लान बनाता है एंड द इंस्ट्रक्शंस वाज इंस्पायरिंग। यानी ये दिखता है कि यहाँ से एक लिंक मेरा बन सकता है कि ए डी सी बी ऐसा हो, ठीक है, ए डी सी बी ऐसा हो, लेकिन एग्जाम में है ऐसा नहीं दिया हुआ है। एग्जाम में आपका दिया हुआ है ए सी बी डी, ठीक है, ये आपका सही आंसर दिया हुआ है ए सी बी डी। यानी द मोस्ट एसेंशियल थिंग आई लर्न रेडी नाउ कि ये है, और बैकअप प्लान में सी नंबर दिया गया है, बी नंबर में यही उसका इंस्ट्रक्शंस था, और डी नंबर में व्हेन आई ह्यूमन आपका क्या है, ये सही होगा, ठीक है। 39 नंबर में ये यदि एग्जाम में दिया हुआ, हालांकि मेरे को लगता है कि ये नंबर होना चाहिए था सही, लेकिन आपके लिए ये एग्जाम में सही दिया हुआ है तो मानकर चलिए, है ना, हो सकता है, ठीक है। इसमें भी मेरा कन्फ्यूजन है थोड़ा। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है द मूवमेंट है, कौन सा मूवमेंट पता नहीं, से मतलब युवा कि ये सही नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है दिस आइडिया वाज एम्पलीफाइड बाय जेडब्ल्यू, कौन सा आइडिया चर्चा नहीं है, मतलब बी भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी आप काट सकते हैं, ये नहीं होगा, मतलब ये फिक्स है कि सी में से होगा। देखिए लिखा हुआ अस्टेसिज्म वाज ए यूरोपियन आर्ट मूवमेंट विच सेंटर्ड ऑन द डॉक्ट्रिन दैट आर्ट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स ब्यूटी अलोन, ठीक है। कि अस्टेसिज्म की एक थ्योरी है कि यूरोपियन आर्ट्स मूवमेंट का है ना, यूरोपियन आर्ट्स मूवमेंट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूरोपियन आर्ट्स मूवमेंट एंड द मूवमेंट की चर्चा ए में लिखा गया, यानी सी के बाद ये कहीं होगा, इमीडिएट होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन सी के बाद ये होगा, ठीक है ना। अब लिखा हुआ है कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये इमीडिएट ही होगा, ज़्यादातर केस में इमीडिएट होता है, तो इसमें भी ये इमीडिएट ही होगा, हाई चांस है कि आपका ये नंबर सही हो, ठीक है। यानी सी नंबर में लिखा हुआ है अस्टेसिज्म वाज ए यूरोपियन आर्ट मूवमेंट एंड द मूवमेंट बिगन इन रिएक्शन टू द अगलीनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, ठीक है। सी इट्स फिलोसफिकल फाउंडेशन वर लेड इन द एंटिसिटरी बाय इमैनुअल कांट, दिस आइडिया वाज एम्पलीफाइड। देखिए अब डी के बाद बी होगा, ये भी फिक्स है, क्यों, क्योंकि देखिए डी में लिखा हुआ है फाउंडेशन, किसकी स्थापना की गई, है ना, फाउंडेशन इसकी स्थापना की गई, और बी में लिखा हुआ है इसको एम्पलीफाइड किया गया, यानी फैलाया गया। जैसे देखिए बौद्ध धर्म की स्थापना कोई किया, उसको फैलाने का काम कोई और किया, तो वही लिखा हुआ है कि डी नंबर में इसकी फाउंडेशन कोई किया और बी नंबर में इसको फैलाने का काम कोई किया, यानी सी ये डी बी, समझे, यानी ये आपका थर्ड नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर सवाल देखते हैं, चूंकि 2 सवाल रिपीटेशन था तो 2 सवाल मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खैर आंसर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये यानी यहाँ पर दिखता है कि एक या दो में से कोई एक आपका आंसर हो सकता है ना। चलिए बी नंबर नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। मच ऑफ द जेनर, कौन से जेनर, जेनर मतलब होता है शैली, जैसे कोई राइटर होता है तो उसकी अपनी एक लेखन शैली होती है, वही है जेनर। यानी डी तो शुरू नहीं होगा कि किस जेनर की चर्चा की गई है नहीं पता है।
बी नंबर देखिए, मॉडर्न एनिमे बिगन इन 1956 एंड फाउंड लास्टिंग सक्सेस इन 1961 विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मूसी प्रोडक्शन। तो यहाँ तो ये चीज समझ में आ गया ना कि जो है बी नंबर हो सकता था, है ना, बी नंबर भी शुरुआती लाइन हो सकता था, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मॉडर्न एनिमे बिगन, अब एनिमे मतलब क्या होता है, प्रदर्शन या डुप्लीकेशन बोल सकते हो, है ना। एनिमे मतलब क्या, चित्रण जिसको बोल सकते हैं। एंड फाउंड लास्टिंग विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मूसी प्रोडक्शन। एनिमे इज ए स्टाइल ऑफ एनिमेशन पॉपुलर इन जापानीज फिल्म। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि ए और बी को लिंक करके पढ़ो ना ठीक से, सी भी पढ़ो, सी भी पढ़ो। ठीक है, एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी एनिमे बिगन टू अटेन वाइड इंटरनेशनल पॉपुलरिटी विद द पोकेमॉन टेलीविजन सीरीज। आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि बी के बाद सी की चर्चा है, इमीडिएट है, पता नहीं कि 1956 में ये था, और अभी जो है ये बी के बाद सी, कहीं ना कहीं हमको लिंकिंग मिल रहा है कि बी के बाद सी होगा। अच्छा, बी के बाद सी होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि सी के बाद बी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड नंबर ही सही मेरा है, फर्स्ट नंबर सही नहीं है। ठीक है, देखिए आंसर तो भले लिखा हो, लेकिन मैंने आपको वो ट्रिक्स बताया कि कैसे सोचना है उस चीज को, है ना। अब देखिए पढ़िएगा, आप कई बार जब मैं ट्रिक से ऐसे सॉल्व करता हूँ तो उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि पढ़िए पूरा लाइन, कि चारों ऑप्शन को लाइन बाय लाइन पढ़िए और लिंक करने की कोशिश कीजिए कि वो लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये नंबर पढ़िएगा, लिखा हुआ है एनिमे जो स्टाइल ऑफ एनिमेशन पॉपुलर इन जापानीज फिल्म, मच ऑफ द जेनर एनिमे एट चिल्ड्रेन, मतलब जो जापानीज का एनिमे होता था उसका जो शैली था वो चिल्ड्रेन पर बेस्ट होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक, देखिए अब आपको यहाँ दिख जाएगा, ये लास्ट सवाल है सीरीज का, फिर नेक्स्ट स्टेज मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिएगा कहीं ना बी रिपीटेशन बहुत है, और ही में थर्ड नंबर में देखिए डी लिखा हुआ है, डी में ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं होगा, यानी ये फिक्स हो गया, बी से शुरू होगा। लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन ओन ए ब्यूटीफुल क्लॉक, मतलब एक ओल्ड मैन था, वो ब्यूटीफुल क्लॉक जीतता है। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट द क्लॉक, वो क्लॉक नहीं चाहता था, सो द शॉपकीपर टूक इट बैक एंड पेड 15 रुपये टू द ओल्ड मैन। ये समझ गए होंगे, इसमें कोई इशू नहीं रहा होगा। ठीक है, कि एक ओल्ड मैन एक क्लॉक जीतता है और वो क्लॉक नहीं चाहता है तो दुकानदार को देता है, उसको 15 रुपया देता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे भैया इनकरेज्ड हिम। अब भैया कौन है पता नहीं, इनकरेज किसको किया है पता नहीं। लिखा हुआ है ही सोल्ड ऑल द आइटम टू द शॉपकीपर एंड वेंट अवे विद रसीद आल्सो वांटेड टू प्ले एंड ट्राई हिज लक। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है डी के बाद अगर आप सी नंबर पढ़ो दिखता है कि डी के बाद सी होगा, इमीडिएट भी होगा, जैसे ये भी दिखता है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं समझिए, लिखा हुआ है ही सोल्ड ऑल द आइटम, कौन बेचा है नहीं पता, टू द शॉपकीपर एंड वेंट अवे हैप्पीली। अब देखिए बुजुर्ग तो सिर्फ एक ही चीज लिखा था, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है ये नंबर में, ये जो ही है ना ये अनदर बॉय के लिए आया, क्यों कि बूढ़ा ट्राई किया पहले, ओल्ड पुरुष, एक अलग लड़का भी ट्राई किया, ओन ए कॉम फाउंटेन पेन रिस्ट वॉच टेबल। देखिए लिखा हुआ है ऑल द आइटम, सारा आइटम, सारा आइटम की मतलब बहुत सारे आइटम की चर्चा है, मतलब कॉम फाउंटेन रिस्ट वॉच टेबल। तो ये दिखता है कि डी के बाद क्या है, बी के बाद क्या है, ए होगा, इमीडिएट होगा, मतलब बी के बाद ये यदि होगा, डी के बाद सी होगा, तो मतलब ये सिर्फ पहले लाइन में मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा। देखिए मैंने 2-3 ट्रिक आपको बताया, 2-3 ट्रिक बताया, आप यदि ऐसा सोच रहे हैं ना तो आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, यदि आपको लग रहा है कि ये सही है तो एक बार पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज की सीरीज का अंत यही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।